हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम लोग मैथ पेडागोजी का टॉपिक है उपचारात्मक शिक्षण डे 8 करने जा रहे हैं। दोस्तों, 7 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। फुल्ली सिलेबस बेस्ड है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चला है, तो आप शुरू से भी देख सकते हैं, जाके प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है 1 से लेके और यहाँ तक 8 तक आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट। ठीक है, प्लेलिस्ट में है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। मंदबुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार हेतु उपयोगी परीक्षाएं। क्या उपयोगी परीक्षाएं? फर्स्ट है मंदबुद्धि परीक्षण, सेकंड है निदानात्मक परीक्षण, थर्ड है सृजनात्मक परीक्षण और फोर्थ है विश्लेषणात्मक परीक्षण। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, निदानात्मक परीक्षण। दोस्तों, निदानात्मक परीक्षण कैसे होता है? तो ये शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों होता है। इसमें हम कैसे पता करते हैं निदानात्मक परीक्षण क्या है? तो इसमें हम शैक्षिक योग्यता को देखते हैं। फर्स्ट शैक्षिक योग्यता देखते हैं। ठीक है, सेकंड है बुद्धि अभिरुचि देखते हैं। ठीक है, उसके बाद अभिवृत्ति देखते हैं और तीसरा है प्रवणता, व्यक्ति के गुणों तथा विशिष्ट व्यावसायिक कौशलों का अध्ययन हम मतलब मापन करते हैं। ठीक है, और इस तरह से हम इसका निदानात्मक परीक्षण का ये क्वालिटी है, क्या क्या उसमें परीक्षण करते हैं। तो शैक्षिक, अभिवृत्ति, अभिरुचि। ठीक है, और ये पहले ही बताया गया शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों होता है। ठीक है, यहाँ पे शाब्दिक कर दीजिए, इसको अशाब्दिक कर दीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दोस्तों, थोड़ा जगह का मैं लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आप लोग समझते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से क्या उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्या पूछ रहा है? उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, और सिद्धांत पूछ रहा है क्या है। तो क्या है मतलब उपचारात्मक शिक्षण सिद्धांत? ध्यान दीजिएगा आप लोग, उपचारात्मक क्या उपचार करता है। ठीक है, सिद्धांत इसमें कौन सा है जो उपचार करता है? ऑप्शन फर्स्ट है अध्यापक व छात्र का निकट संबंध, सेकंड है कार्य अनुभव और थर्ड है अध्यापक व्यापक दृष्टिकोण और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, उपचारात्मक शिक्षण जब हमको करना है, ठीक है, तो ये सिद्धांत ऑप्शन फर्स्ट भी होगा, क्योंकि छात्रों में निकट संबंध होना चाहिए उपचारात्मक शिक्षण के लिए। कार्य का अनुभव भी होना चाहिए। हमको जानकारी नहीं रहेगी तो फिर हम छात्रों को पढ़ाएंगे कैसे? क्या क्या समझाएंगे, क्या जानकारी देंगे? और व्यापक दृष्टिकोण, अध्यापक का व्यापक दृष्टिकोण। ठीक है, अध्यापक का जिस क्षेत्र में हो उसका व्यापक दृष्टिकोण, पूरी जानकारी हो। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? यहाँ पे आप समझने के लिए क्यों कर लीजिए। ठीक है, क्यों आवश्यक है? फर्स्ट है मंदबुद्धि बच्चों के लिए, सेकंड है पिछड़े बच्चों के लिए और थर्ड है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए और फोर्थ है उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। दोस्तों यहाँ पे टैग आप ध्यान में रखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक क्यों है? अब आप सोचिए, 2-3 सेकंड का टाइम हम आपको दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे होगा उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक क्यों है? मंदबुद्धि बच्चों के लिए, थर्ड सेकंड है पिछड़े बच्चों के लिए और थर्ड है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। दोस्तों इन तीनों के अलावा हम आपको 2-3 और बता दे रहे हैं, क्योंकि ये 3 ही है उपचारात्मक शिक्षण यहाँ पे लिखा गया है, बट हम 14 आपको बता रहे हैं। आप लोगों को नोट करना हो तो कर लीजिएगा। उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है? कक्षा शिक्षण होता है। ठीक है, हम छोटा छोटा लिखेंगे, आप समझ जाइएगा। कक्षा शिक्षण होता है, सामूहिक शिक्षण होता है, 5वां है सामूहिक शिक्षण होता है। ठीक है, छठा है पर्यवेक्षित अध्ययन होता है, पर्यवेक्षित अध्ययन होता है। ठीक है, और 7वां है, अब 7वां हम यहाँ पे आप नोट करिएगा, फिर 7वां है खुली कक्षाएं, खुली कक्षाएं। ठीक है, और 8वां है स्व अनुदेशित, स्व अनुदेशित अनुदेशित शिक्षण। ये सब उपचारात्मक शिक्षण के सिद्धांत हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसके पहले हम 4 लिखवाएं और उसके बाद 4, 5, 6 तक वहाँ लिखवाएं, 7 और 8। ठीक है, चलिए उपचारात्मक शिक्षण के कितने सिद्धांत हैं? 8 सिद्धांत हैं।
चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा है, अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना कहलाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अधिगम संबंधी कठिनाई और कमियों को स्वरूप का निर्धारण करना क्या कहलाता है? उपचारात्मक, निदान, त्रुटि, विचार। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो देखिए दोस्तों क्या है, अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना, ठीक है। और कुछ भी हम नया सीखते हैं तो हम सीखेंगे क्यों? अगर हमें किसी चीज़ की जानकारी है तो फिर हमें सीखने की ज़रूरत क्या है? वो मुझे पता है तो हम सीखेंगे ही नहीं। लेकिन जब हम सीखेंगे तो कहीं न कहीं अधिगम है, और सीखना हमेशा कठिन होता है, ठीक है। कुछ भी नया चीज़ सीखेंगे तो वो आपके लिए कठिन लगेगा, क्योंकि वो चीज़ आपको जानकारी नहीं है। इसे थोड़ा सा हम अर्जन के बारे में बता रहे हैं। अर्जन आसान होता है क्योंकि ये प्राकृतिक होता है। अर्जन क्या होता है? प्राकृतिक होता है। ये हमें सीखना नहीं होता है, ये नेचुरली है, मेरे अंदर वो ऑलरेडी इंक्लूड है, सबके अंदर है। तो अधिगम सीखना, ठीक है, सीखना होता है। तो अधिगम की कठिनाई और कमियों का स्वरूप निर्धारण करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों यहाँ पे कमी उपचार से नहीं करते हैं, निर्धारण, स्वरूप का निर्धारण उपचार से हम नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए क्या है, त्रुटि नहीं, उसका विचार, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, ठीक है, निदान। अधिगम, कठिनाई और कमियों का स्वरूप का निर्धारण ऑप्शन नंबर 2 निदान से करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाना। सेकंड है पिछड़े बालकों की पहचान करना। और थर्ड है छात्रों की कमियों के आधार पर उनको शैक्षिक निर्देशन देना। और फोर्थ है उपरोक्त सभी। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। निदानात्मक परीक्षण अभी आप लोग ऊपर पढ़े हैं, ठीक है। अध्ययन अध्यापन क्रिया में सुधार लाना, पिछड़े बालकों की पहचान करना और छात्रों कमियों में आधार पर उनके शैक्षिक निर्देशन करना। यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाना, ठीक है। देखिए ये निगेटिव टैक्स है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी निगेटिव टैक्स है, ठीक है। ऐसे ही हम पकड़ेंगे निगेटिव टैक्स क्या है। यहाँ पिछड़े बालक, ये भी निगेटिव टैक्स है। और यहाँ कमियाँ, ये भी निगेटिव टैक्स है। आप लोग तो निगेटिव टैक्स समझ रहे होंगे, जो नकारात्मक है। सुधार हम क्यों लाएंगे? कहीं ना कहीं कुछ डिफेक्टेड होगा तभी तो सुधार लाना है। निगेटिव टैक्स, पिछड़े हैं निगेटिव टैक्स, और कमियां हैं निगेटिव टैक्स। अब आप समझ गए होंगे, इसके आगे फिर हम बता रहे हैं। जब ये तीनों निगेटिव टैक्स हैं और सेम कंडीशन है, ठीक है, और यहाँ पे निदान करना है, निदान करना है, और तीनों कमियां हैं, तीनों में, इसमें भी कमी है, इसमें भी कमी और इसमें भी कमी है। तो जब तीनों कमियां हैं और हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है, तो इन तीनों को सही करना है, इसको भी और इसको भी, इसको भी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन 4। देखिए ये कभी भी एग्जाम में जाइएगा दोस्तों, सीटेट में, तो आप टैक्स जरूर ध्यान दीजिएगा, निगेटिव टैक्स क्या है। जैसे जहाँ कमियाँ हो, कोई दिक्कत हो, सुधार लाना है। पिछड़े बालक, ये भी निगेटिव टैक्स है। और यहाँ पे देखिए क्या है, कमियाँ, ये निगेटिव टैक्स है। इस तरह की निगेटिव टैक्स अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर लेंगे जल्दी से जल्दी। चलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6वां नंबर क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षण का महत्व है। क्या महत्व है? निर्देशन में, शिक्षण में, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करने में, और ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे निदानात्मक परीक्षण का महत्व चारों में होगा, निर्देशन में भी होगा, शिक्षण में भी होगा, और उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करने में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। निर्देशन करेंगे तो इसमें भी ध्यान देना है, निदान करना है, ठीक है, क्या दिक्कत है, क्या गलत है, क्या सही है, तो यहाँ पे निर्देशन में भी होगा। शिक्षण में निदानात्मक की जरूरत पड़ेगा ही। उसका उपचारात्मक शिक्षण की, यहाँ पे आप लोग सोचते होंगे कि खुद उपचारात्मक शिक्षण है तो इसमें क्या ज़रूरत है, बट यहाँ पे उपचारात्मक शिक्षण नहीं देखा जाए, यहाँ पे व्यवस्था देखिए, ठीक है।
यहाँ पे जैसे आप सोच रहे होंगे कि उपचारात्मक शिक्षण है तो इसमें निदानात्मक की क्या ज़रूरत है, ये तो खुद अपने आप में उपचारात्मक है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे व्यवस्था की बात हो रही है, ठीक है, ये व्यवस्था की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। यहाँ पे इससे नहीं लेना देना है, व्यवस्था से लेना देना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में छात्रों को गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित बात का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। छात्रों से कठिन अभ्यास करवाना, सेकंड है सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा देना, थर्ड है छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना, और फोर्थ है छात्रों के हल की गई समस्याओं में से अधिक कमी निकालना। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है, छात्रों में गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए क्या है, गणित सिद्धांत क्या है, देखिए क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 3, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना होगा। क्योंकि छात्रों में कठिन अभ्यास करवाना ऐसे कोई मैटर नहीं, उसे आएगा ही नहीं, तो हम कठिन से कठिन कराएंगे तभी नहीं आएगा। फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तो उसको खुद कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि हम कर पाएंगे, तो कितना हो ईजी सवाल देंगे या ईजी क्वेश्चन देंगे, उन सॉल्व नहीं कर पाएगा। उसके आगे देखते हैं, सभी छात्रों में समान रूप से शिक्षा देना। शिक्षा तो समान रूप से दिया जाता है, बट गेटअप सबका अलग अलग करने का अलग अलग क्षमता होता है, कौन किस स्पीड से गेटअप करता है। उसके आगे देखिए, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना, ये मेन पॉइंट है, ये पॉजिटिव है। वहाँ पे नेगेटिव टैक्स था, ठीक है, और ये पॉजिटिव टैक्स है, ये पॉजिटिव टैक्स है और वो नेगेटिव टैक्स था। आत्मविश्वास की भावना का विकास करना, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, फोर्थ भी देख लेते हैं, छात्रों के हल की गई समस्याओं के अधिक से अधिक कमी निकालना। उसका आत्मविश्वास टूट जाएगा, आत्मबल टूट जाएगा, अधिक से अधिक कमी निकालेंगे और आप समझाएंगे नहीं तो, ठीक है, वहाँ पे आपको कमी नहीं निकालना है। ऐसे छात्र मिलते हैं आपसे, ठीक है, जो गलती करते हैं, तो वहाँ पे इतनी कमियाँ मत निकालिए कि उसका आत्मबल टूट जाए। वहाँ पे क्या करिए, शांत रह के, ठीक है, और उसके आत्मविश्वास का भावना का विकास करिए और उसका उपचारात्मक शिक्षण दीजिए उसे, ठीक है, उसको बताइए कि कैसे क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, छात्रों में आत्मविश्वास का भावना का विकास करना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 7 के छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि पैदा करने के लिए शिक्षक को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। किस क्लास के बच्चे हैं, 7th के, ठीक है। उसमें गणित के प्रति रुचि पैदा करने के लिए शिक्षक को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है कमज़ोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना, सेकंड है गणित विषय को 2 कालांश देना, और थर्ड है छात्रों को आकर्षक पुस्तकें उपलब्ध कराना, और फोर्थ है गणित पहेलियों तथा अन्य मनोरंजक क्रियाओं के माध्यम से शिक्षण प्रदान करना। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, कक्षा 7 के छात्रों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना है, तो यहाँ पे कमज़ोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं का व्यवस्था करना, और गणित विषय के 2 कालांश देना, छात्रों को आकर्षक पुस्तकें उपलब्ध कराना, और फोर्थ है गणित पहेलियों तथा अन्य मनोरंजक क्रियाओं का माध्यम से शिक्षण प्रदान करना। तो आप लोग समझते होंगे यहाँ पे पहेली और मनोरंजक, ठीक है, इसमें बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और यहाँ हमको करना क्या है, रुचि पैदा करना है। देखिए दोस्तों, ऐसे ही आप टैक्स पकड़ेंगे, केवल टैक्स पे ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी ऑप्शन में ध्यान मत दीजिए, ठीक है, किसी ऑप्शन में ध्यान मत दीजिए, आप केवल रुचि यहाँ पे ऐसे दिमाग लगा के, जब सीटेट आप क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं, आप सीटेट में, ठीक है, परेशान हो जाते हैं आप लोग, तो ऐसे करिए, यहाँ पे टैक्स पकड़िए, रुचि पैदा करना है, इंटरेस्ट चारों ऑप्शन में देखिए कहाँ है। कमजोर छात्र के अतिरिक्त कक्षाओं का व्यवस्था करेंगे तो और पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं लगेगा, परेशान हो जाएगा, वैसे ही नहीं पढ़ना चाहता है या पढ़ने में कमज़ोर है तो परेशान होगा। दूसरा, विषय को 2 कालांश, एक कालांश में काम नहीं चलता, 2 कालांश नहीं दे सकते, मानक के अकॉर्डिंग गलत है।
छात्रों का आकर्षक पुस्तक उपलब्ध कराना, कैसे करा सकते हैं आकर्षक पुस्तक? जब वो पढ़ेगा ही नहीं तो कैसे भी पुस्तक आप उपलब्ध कराएंगे, कोई मैटर नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टैक्स पे आप ध्यान दीजिए, रुचि पैदा करना है। और रुचि कैसे पैदा होती है? पहेलियाँ और मनोरंजक। जानते ही बच्चे मनोरंजन में ज़्यादा ध्यान देते हैं और पहेलियाँ भी बुझाओ तब भी इंटरेस्ट लेते हैं। तो रुचि पैदा करना है तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे पहेली तथा मनोरंजक क्रियाओं के माध्यम से शिक्षण प्रदान करना, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन है, राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है। वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 अंश होता है के अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद, यहाँ ब्लैंक जगह है, चरण पर है, मतलब किस चरण पे है, किस संक्रियात्मक अवस्था में? फर्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सेकंड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और थर्ड है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और फोर्थ है संवेदी गामक अवस्था। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होता है? समस्या समाधान। इसको समझने के लिए आप लोग, समस्या समाधान की अवस्था है। ठीक है, तो इसी को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। है क्या मैटर? 180 अंश होता है कि अमूर्त प्रमाण पत्र को समझने में उसे कठिनाई होती है, तो उसको समस्या, ठीक है, समस्या उसका सॉल्व करेंगे। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ये जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में से समस्या है कि निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट है, एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है? उक्त सवाल में ब्लम संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर दर्शाता है? दोस्तों ये ब्लूम है। ठीक है, ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर दर्शाता है? तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, संश्लेषण, ज्ञान, बोधन, विश्लेषण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विश्लेषण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षार्थी गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेतक है। ऑप्शन फर्स्ट है, गणित संबंधित तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई। सेकंड है, संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई, और थर्ड है एक क्रम में गणना करने में कठिनाई, और फोर्थ है छोटे परिचालनों के साथ व्यवहार करने में कठिनाई। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, गणित संबंधित तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संक्रिया चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेत्र में समस्या है? यहाँ पे देखिए नेगेटिव टैक्स है समस्या, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब क्वेश्चन यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। नेगेटिव टैक्स का आप ध्यान दीजिएगा आप लोग जब भी एग्जाम में जाइएगा। फर्स्ट है श्रवण स्मृति, सेकंड है प्रक्रिया स्मृति, और थर्ड है दृश्य प्रक्रमण, और फोर्थ है भाषा प्रक्रमण। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, दृश्य प्रक्रमण। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है। उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं का समूहन कर गुणा के रूप में बताती है। तत्पश्चात चिन्ह गुणे से परिचित कराती है तथा अन्य में गुणनफल पता करने के लिए आड़ी तिरछी रेखाओं अथवा माचिस की तिल्लियों की सहायता से एक छोटा क्रियाकलाप कराती है। यहाँ अध्यापिका कर रही है, मतलब क्या कर रही है, ये जो प्रैक्टिकल करा रही है, ठीक है, आड़ी तिरछी रेखाओं अथवा माचिस की तिल्लियों की सहायता से छोटा सा क्रियाकलाप करा रही है, तो अध्यापिका क्या कर रही है, क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। अब हम लोग ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था तो हम लोग एक ही बार नहीं देख सकते थे। फर्स्ट है, गणित में कम सफल बच्चों के लिए उपचारात्मक युक्ति प्रदान करना। सेकंड है, कक्षा को आनंददायी बनाने के लिए तरह तरह से प्रस्तुतिकरण करना। और थर्ड है, मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर रूप में एक पाठ का विकास। और फोर्थ है, विभिन्न अधिगम शैलियों वाले शिक्षार्थियों का ध्यान रखना। तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर रूप में एक पाठ का विकास। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन ऊपर देख लीजिएगा एक बार बैक करके। चलिए चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। उपचारात्मक शिक्षण की व्याख्या शामिल है समूह अनुवर्ग शिक्षण में, निरीक्षण अनुवर्ग शिक्षण में, व्यक्तिगत अनुवर्ग शिक्षण में, और ऑप्शन फोर्थ है ये सभी। तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, ये सभी उपचारात्मक शिक्षण की व्याख्या शामिल है समूह अनुवर्ग शिक्षण में, निरीक्षण अनुवर्ग शिक्षण में और व्यक्तिगत अनुवर्ग शिक्षण में। जैसे हमने आपको ऊपर लिखवाया भी है सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, ये तीनों हमने लिखवाया भी है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम संबंधी गलतियों और कमियों को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है। उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण और सूक्ष्म शिक्षण। तो दोस्तों अधिगम संबंधी गलतियों और कमियों को दूर करने के लिए हम, ठीक है, निदानात्मक परीक्षण, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग का 15 क्वेश्चन का सीरीज समाप्त होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।